हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ही लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 3 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का पार्ट 4 स्टडी करेंगे। और इसमें हम इस तीसरे चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का सबसे लास्ट का टॉपिक टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर डिस्कस करेंगे, यानी संपूर्ण दाब और दाब केंद्र के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बट इसको स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं बता दूं कि मैंने जैसा कि आपसे इससे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हमें कंटिन्यू रखना है। तो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों की जो डिमांड्स थी, जैसा कि मैंने आपका देखा था बोटिंग वाला जो मैंने पोल के लिए आपको टेलीग्राम पर भेजा था, उसमें ज़्यादातर बच्चों की डिमांड हो रही थी आरसीसी की और एचएचएम की। ठीक है, और मैकेनिकल में बात करें तो मैकेनिकल में हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स की एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा मॉस, इन दो सब्जेक्ट की बहुत डिमांड हो रही थी। तो ये 4 सब्जेक्ट हमें पहले कवर करने हैं, जैसा कि बच्चों को नीड है बहुत ज़्यादा इनकी। ठीक है, तो इसी क्रम में देखते हुए सबसे पहले तो हम एचएचएम कंटिन्यू करेंगे सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, बिकॉज एक तो ये कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, सिविल में भी, मैकेनिकल में भी है और ये केमिकल इंजीनियरिंग में भी है, और मैंने अभी देखा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी ये दे रखा है। इस तरह से 4 ब्रांचों में है, तो सभी बच्चों को इसकी नीड भी है। और ये 3rd सेम के जो एग्जाम होने वाले हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी ये सब्जेक्ट आएगा 3rd सेम में है, इसलिए। ठीक है, तो एक तो हमारा ये कंटिन्यू रहेगा एचएचएम यानी हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, और दूसरा जो सब्जेक्ट है हमारा वो रहेगा अभी मैकेनिकल का मॉस, हम कंटिन्यू रखेंगे बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, मुश्किल से 3 से 4 लेक्चर का बचा हुआ है। एक तो मोहर सर्किल बचा है, दूसरा स्ट्रेन एनर्जी है, तीसरा थिन सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल सेल है। इस तरह से 3 चैप्टर बचे, मैक्स टू मैक्स 4 या 5 लेक्चर में पूरा कवर हो जाएगा। तो मैकेनिकल का ये 4-5 लेक्चर में कवर होते ही दूसरा नया सब्जेक्ट हम कंटिन्यू कर लेंगे। समझ पा रहे हैं ना, लाइक डेट, जैसे मैथ में थोड़ा बहुत पोर्शन बचा है मैथ का करा देंगे, या फिर बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग जैसे आरसीसी है तो आरसीसी कंटिन्यू कर लेंगे या सर्वे कंटिन्यू कर लेंगे। तो उस सब्जेक्ट को, मतलब कहने का मेरे यहाँ पर ये है, पहले हम एक एक सब्जेक्ट को कवर करते चलेंगे, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि हाँ हमने इतना कुछ पढ़ लिया, कवर हो गया। अब ऐसा नहीं है एक साथ हम 6-7 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, खत्म एक भी नहीं हो रहा। तो क्या करना है, हमें पहले कंप्लीट करते चलना है एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स को। ठीक है, और आपकी डिमांड मैंने देख ली है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, आरसीसी सर्वे सब कुछ कवर कराएंगे, लेकिन एक एक करके सभी। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम ये एचएचएम पढ़ेंगे यानी हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे, और दूसरा मॉस का लेक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, उम्मीद आप समझ पाए होंगे। तो अब आपको परेशान नहीं होना है, बहुत कम टाइम में, यानी कि जल्दी से जल्दी हम कोर्स को कवर भी कर लेंगे। और मैं अब लेक्चर्स को थोड़ा बढ़ा रखूंगा, 1-1 घंटे से कम टाइम के लेक्चर आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, मिनिमम 1-1 घंटे का लेक्चर रहेगा। ठीक है, जिससे कि आपका कोर्स कम टाइम में कवर हो जाए। क्लियर ना? चलिए, तो अब हम समझेंगे टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, खासकर सिविल इंजीनियरिंग में जो एचएचएम सब्जेक्ट है उसमें इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखना, हर एक सेट में दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिविल के लिए, है ना, और मैकेनिकल में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें थ्योरी भी हम पढ़ेंगे, फॉर्मूले भी देखेंगे। अच्छा, इसमें फॉर्मूले के डेरिवेशन है, तो उन डेरिवेशन को हम स्किप करेंगे बिकॉज डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं फॉर्मूले आपको समझाऊंगा, एक एक टर्म समझाऊंगा सभी फॉर्मूलों के, और लास्ट में फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, खासकर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल प्रेशर किसे कहते हैं। ठीक है, संपूर्ण दाब क्या होता है। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संपूर्ण दाब, टोटल प्रेशर, यानी किसी भी फ्लूइड के द्वारा किसी बॉडी पर जितना टोटल फोर्स लगाया जाएगा ना, वही क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। मतलब समझ नहीं आया सर, डायग्राम से समझाइए। देखिए, डायग्राम में समझेंगे आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, बाद में पढ़िएगा, पहले समझ लीजिए, थ्योरी बाद में रीड करना आप। ये कोई भी फ्लूइड है, मैं छोटे से रूप में समझा रहा हूँ आपको डायग्राम में, बाकी फिर बड़े बड़े डायग्राम भी बना देंगे, समझते चलिएगा। ये क्या है, कोई फ्लूइड है, और ये फ्लूइड आपका रुका हुआ है, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी जब आपका फ्लूइड कैसा स्टैटिक पोजीशन में होगा तब प्रेशर लगेगा। तो कैसा है, ये स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड। और हिंदी वाले बच्चे इसको कह सकते हैं क्या, स्थैतिक तरल। स्थैतिक मतलब होता है जो रेस्ट की पोजीशन में हो, जो रुका हुआ हो, स्थैतिक तरल। ठीक है, ये रुका हुआ तरल है।
अब सपोज आपने इसमें कोई भी बॉडी इमर्स्ड कर दी, इमर्स्ड करने का मतलब क्या है, डुबो दी इसके अंदर आपने कोई बॉडी डुबो दी, बॉडी कह दीजिए आप या फिर कोई भी सरफेस कह दीजिए। ये कोई बॉडी है जो इसके अंदर क्या है, डूबी हुई है, ठीक है। अब ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी का CG भी होगा, इस बॉडी का CG होगा, जिसे मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी G से डिनोट कर दिया है। दूसरा क्या होगा, इस बॉडी पर प्रेशर लगेगा, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, उसको सपोज मैंने P से डिनोट कर दिया, जिस पॉइंट पर प्रेशर लगेगा। छोटा सा समझा रहा डायग्राम में, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है, ये वाला। अब होगा क्या, जब ये बॉडी इस स्टैटिक फ्लूइड के अंदर डूबी हुई है तो ये स्टैटिक फ्लूइड क्या करेगा, इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, बल लगाएगा, क्या करेगा, बल लगाएगा, बल। और ये जो स्टैटिक फ्लूइड है, ये स्टैटिक फ्लूइड इस बॉडी पर टोटल जितना बल लगाता है वह बल ही कहलाता है टोटल प्रेशर। क्या, टोटल प्रेशर एक बल होता है, ना कि दाब। पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे हमेशा, क्या, ये एक फोर्स होता है, ना कि प्रेशर। समझ पा रहे हैं, क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स होता है। और ये हमेशा क्या करेगा, परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। जैसे कोई मैंने सरफेस ले लिया, ये सरफेस कैसा है आपका, वर्टिकल है, वर्टिकल है, और मान लो ये किसी भी फ्लूइड में डूबा हुआ है, ऐसे पानी के अंदर डुबा दिया आपने, इसको क्या कर दिया, पानी के अंदर डुबा रखा है। सुनते रहिएगा ध्यान से, आपको बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये कोई भी क्या था, वर्टिकल सरफेस था, ये पानी के अंदर डूबा हुआ था इस तरह से, और आपने देखा कि इस स्टैटिक फ्लूइड के द्वारा इस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यानी फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस तरह से क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पर, फोर्स। तो ये जो टोटल फोर्स लग रहा है ना इस वर्टिकल बॉडी पर, तो ये फोर्स ही क्या होता है, ये फोर्स ही होता है टोटल प्रेशर। एंड ये फोर्स इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर काम करता है। कैसा, 90 डिग्री पर एक्ट करता है, परपेंडिकुलर एक्ट करता है। बोलिए, समझ पा रहे हैं सभी, ये चीज़ बोलिए, सभी को क्लियर है ना, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखा है। अब आप इजीली डायग्राम, ये डायग्राम समझो या फिर ये डायग्राम, किसी की भी हेल्प से समझ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो पढ़िए, जब कोई स्थैतिक तरल, कैसा तरल है, स्थैतिक तरल यानी स्टैटिक फ्लूइड किसी सतह पर बल लगाता है, तब तरल द्वारा सतह पर लगाया गया कुल बल संपूर्ण दाब कहलाता है। क्या चीज़, कुल बल, यानी कि स्थैतिक तरल द्वारा जितना भी बल लगाया जा रहा है इस बॉडी के ऊपर या सरफेस के ऊपर, वह कुल बल ही क्या होगा, संपूर्ण दाब होगा। अब चूंकि ये बल है तो यह बल हमेशा सतह के लंबरूप कार्य करता है। ये आपको बता ही चुके, लंबरूप लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, किससे, F से प्रदर्शित करते हैं। और जब F से प्रदर्शित कर रहे हैं और ये बल है तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन। बल की SI यूनिट होती है न्यूटन। बोलिए, समझ पा रहे हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन ए सरफेस बाई स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड द्वारा किसी भी सरफेस पर अप्लाई किया गया फोर्स ही क्या कहलाता है, इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या फिर टोटल प्रेशर। अच्छा, टोटल प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टोटल प्रेशर क्या है, एक फोर्स ही तो है। और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमारा फ्लूइड रुका हुआ है रेस्ट की पोजीशन में, तब फोर्स अप्लाई कर रहा है। और जब भी कोई फ्लूइड रेस्ट की पोजीशन में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं। फोर्स अप्लाई कर रहा है इसलिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो टोटल प्रेशर नाम से आ जाए एग्जाम में आपके, या फिर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से आ जाए, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। बाकी आगे आपको बता ही चुके, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल एक्ट करता है। इट इज डिनोटेड बाई F, इसको F से डिनोट करते हैं। एंड इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। सॉरी, इसकी जो SI यूनिट होती है क्या होती है, न्यूटन होती है। बोलिए, इतना सभी को समझ आया। ये तो टोटल प्रेशर के बारे में हो गया। अब ये जो टोटल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर जिस पॉइंट से होकर के कार्य करेगा या फिर जिस पॉइंट पर कार्य करेगा, उस पॉइंट को कहते हैं हम सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी दाब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब केंद्र। समझ पा रहे हैं। किसी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु है जिस पर संपूर्ण दाब कार्य करता है। ऐसा पॉइंट जिस पर संपूर्ण दाब कार्य करता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका दाब केंद्र। ठीक है, समझ आ गया सभी को। तो किसी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु है जिस पर संपूर्ण दाब कार्य करता है। द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए सरफेस इज द पॉइंट एट विच द टोटल प्रेशर एक्ट्स। बोलिए, क्लियर है सभी को ये चीज। अब इसको पहले आप इसकी थ्योरी नोट कर लो एक बार, और अच्छे से समझाते हैं बेहतर तरीके से, इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए ये तो लिख लिया आपने, इसका थ्योरी वाला पोर्शन आपने लिख लिया। अब आगे इसके फॉर्मूले समझिए ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले
इसमें क्या है, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर जो हम निकालेंगे वो 3 तरह के सरफेस में निकालेंगे, ठीक है। एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे वर्टिकल प्लेन सरफेस, वर्टिकल प्लेन सरफेस यानी ऊर्ध्वाधर, हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर प्लेन मतलब समतल, सरफेस मतलब सतह, समतल सतह। अब ऊर्ध्वाधर वर्टिकल प्लेन सरफेस से क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। ये है आपका, यहाँ पर सपोज कोई फ्लूइड है, ठीक है, इस तरह से, इसमें क्या है, कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, ऐसे 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 नीचे तक ये फ्लूइड भरा हुआ है ऐसे, और इसी में फ्लूइड में डूबी हुई एक क्या है आपके पास, कोई भी वर्टिकल प्लेन सरफेस है ऐसे। ये क्या है, ये कोई वर्टिकल प्लेन सरफेस है और ये इसमें डूबी हुई है, इस फ्लूइड में इसको आपने डुबा रखा है इस तरह, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। डेरिवेशन हम इसका नहीं करा रहे हैं, लेकिन आपको समझा देते हैं फॉर्मूले कैसे निकल के आते हैं, क्या क्या फॉर्मूले होंगे जिससे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगा पाएँ, ठीक। ये तो हो गई क्या, फ्री लिक्विड सरफेस, फ्री लिक्विड सरफेस, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं फ्री मतलब मुक्त, लिक्विड मतलब द्रव, मुक्त द्रव सतह, ये मुक्त द्रव सतह है, ठीक है। अब पहले निकालना है हमें टोटल प्रेशर। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हम ये पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर्स में कि जैसे किसी भी कंटेनर में अगर कोई स्टैटिक फ्लूइड भरा हुआ है तो इस स्टैटिक फ्लूइड का खुद का स्वयं का कुछ ना कुछ भार होगा, कुछ वजन होगा, तो इसका कुछ वेट होगा, और ये अपने इस वेट के कारण ही क्या करता है, इसके इस नीचे वाले आधार पर यानी इस बेस पर यहाँ से प्रेशर लगाता है ऐसे ऐसे, और ये जो प्रेशर लगाता है इस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हिंदी में कह सकते हैं आप द्रव स्थैतिक दाब, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P बराबर हमने क्या पढ़ा है, रो जी एच, ये हमने पढ़ा है पहले से, ठीक है। चूंकि लिख दीजिए या फिर वी नो डेट लिख दीजिए, ये जो यहाँ पर प्रेशर लगा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं, हमें टोटल प्रेशर बताना कितना होगा, क्या बताना, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यानी ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड इस सरफेस पर जितना फोर्स लगाएगा वो टोटल फोर्स हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसी को हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, जस्ट अभी आपको बताया था, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कह दीजिए आप या फिर टोटल प्रेशर कह दीजिए। अब चूंकि हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने पढ़ा है दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, तो इसको इधर ले जाइए, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर कौन सा होगा, अब चूंकि हम निकाल रहे हैं क्या, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं, तो प्रेशर भी हमारा कौन सा होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, जो कि आपके सामने ऊपर ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। एरिया किसका लेंगे, जिस सरफेस पर ये फ्लूइड क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, इस सरफेस का एरिया लेंगे। जैसे यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर दिखा रखा है ना, इसका एरिया लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा, प्रेशर हो गया रो जी एच, इंटू में ये क्या हो गया, A हो गया। अब यहाँ पर F बराबर देखिए, रो इंटू जी को हम स्मॉल w कहते हैं, स्पेसिफिक वेट या फिर आपेक्षिक भार कह देते हैं इसको, इंटू ये एरिया है यहाँ पर, ठीक है, इंटू अब ये H बचा, ये H क्या होता है, वहाँ पर तो H क्या था, जितना भी फ्लूइड भरा हुआ था, फ्लूइड के ये फ्री लिक्विड सरफेस से लेकर और जहाँ पर भी प्रेशर लग रहा था वहाँ तक की हाइट थी, जिससे प्रेशर हेड भी हम कहते थे। अब यहाँ पर जो ये H है वो H क्या रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, देखिए इस बॉडी का यहाँ सेंटर होगा, इस बॉडी का सेंटर होगा यहाँ पर, जिसे मैंने जी से दर्शा रखा है, जी से। तो ये जो सेंटर है ना जी, इस फ्री लिक्विड सरफेस से लेके इस बॉडी के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, इसी को हम यहाँ H बोलेंगे। और इस H को यहाँ पर या तो आप x बार से दर्शा दीजिए, x बार से, या कुछ बुकों में इसको h बार से दर्शा रखा है, x बार या h बार, ठीक है, किसी से भी दर्शा दीजिए। तो मैं यहाँ पर x बार का यूज करूँगा क्योंकि बीटेक की बुक में भी और स्टैंडर्ड बुक्स में भी ज़्यादातर में x बार दे रखा है, WAX बार। इसका दूसरा रीजन ये भी है, हमें याद हो जाएगा इजीली बैक्स बार करके, F बराबर बैक्स बार याद रख सकते हैं आप, WAX बैक्स बार, ठीक है।
तो ये टोटल प्रेशर निकल आया। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या कहते हैं? टोटल प्रेशर कहते हैं। समझ पा रहे हैं? दूसरी चीज हमें क्या निकालना है इसमें, अब ये जो टोटल ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो आया है ये इस बॉडी के किसी एक निश्चित पॉइंट पे ही तो कार्य करेगा। अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है या फिर टोटल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कार्य नहीं करता बल्कि इससे नीचे कार्य करता। और ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था। आप इसको नोट में लिख लीजिए। नोट में आप क्या लिखेंगे? जो दाब केंद्र होता है, क्या कहेंगे इसको हिंदी में? तो लिख लीजिए दाब केंद्र। दाब केंद्र कॉमा लगा के लिखिए गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र से नीचे होता है, से नीचे होता है या नीचे स्थित होता है या नीचे होता है। जो दाब केंद्र है वो गुरुत्व केंद्र से नीचे होता है। इंग्लिश में कह दीजिए आप सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको आप जरूर लिख लें, नोट में लिख लें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दाब केंद्र जो होगा नीचे होता है यहाँ कहीं, जिसको मैंने P से प्रदर्शित कर दिया। अब ये जो P है यहाँ पर P पॉइंट, ये क्या है? सेंटर ऑफ प्रेशर है। और ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है ये फ्री लिक्विड सरफेस से नीचे होता है। अब ये कितना नीचे होता है इसके बारे में सुन लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें इसी को कैलकुलेट करना है। ये जो होगा ना, इसको हम डिनोट करते हैं H, या तो केवल H से दर्शा दीजिए या फिर इसमें H के ऊपर ऐसे स्टार जैसा बना देते हैं। ठीक है, H के ऊपर स्टार बना के दर्शा देते हैं, या फिर हम इसी को दर्शा देते हैं CP से। CP मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर। बोलिए समझ पा रहे हैं आप लोग? तो पहले आप एक बार ये नोट पॉइंट लिख लीजिए। ये नोट पॉइंट सभी के लिए स्टैंडर्ड है। ठीक है, सबके लिए स्टैंडर्ड है। अच्छा, क्या ये हर केस में ऐसा ही होगा? सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे रहेगा? तो किसी भी हाल में सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर तो जाएगा नहीं, या तो नीचे होगा या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर एक ही पॉइंट पे होंगे। ऐसा कब होता है? जब ये दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो कोई भी अगर बॉडी बहुत ज़्यादा गहराई पर, बहुत अधिक गहराई पर जाकर के पानी में डूबी हुई है, तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। इसके अलावा अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पढ़ेंगे ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, इस वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल वाला पढ़ेंगे, तो उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ जो प्रेशर है वो दोनों सेम पॉइंट पर आते हैं। लेकिन किसी भी केस में सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर नहीं जाता सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। बोलिए क्लियर है? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। मैं ये साइड वाला मिटा रहा हूँ यहाँ से। नोट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई के पर्पज से। ठीक, और एक और चीज़, जो सेंटर ऑफ प्रेशर है ना, ये कभी भी डेंसिटी पर निर्भर नहीं करेगा फ्लूइड की। ठीक है, डेंसिटी पर ये डिपेंड नहीं करता। ये भी इंपॉर्टेंट बात है बहुत। तो फिलहाल ये बताइए, ये समझ आ गया आपको फॉर्मूला? ये टोटल प्रेशर का ही फॉर्मूला है जिसको हमने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोला है। अब यहाँ निकाल लेंगे हम क्या? सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर, हिंदी वाले बच्चे से दाब केंद्र कह सकते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर को हम प्रदर्शित करेंगे किससे? H स्टार से दर्शा रखा है, तो H स्टार से। अब ये H स्टार जो है इस X बार से ज़्यादा ही तो है, तो X बार में हम जोड़ेंगे, कुछ जोड़ेंगे तभी तो आएगा। यहाँ से नीचे जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे इसमें? हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट IC अपॉन में AX बार, इतना जोड़ते हैं। ये आपका क्या आता है? सेंटर ऑफ प्रेशर आता है। बट ये सेंटर ऑफ प्रेशर का जो फॉर्मूला है ओनली वर्टिकल प्लेन के लिए होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए अलग रहता है फॉर्मूला, इंक्लाइंड प्लेन के लिए अलग रहेगा फॉर्मूला। ये स्टैंडर्ड है, ये सभी के लिए सेम रहेगा, चाहे कैसा भी प्लेन हो। F बराबर X बार ही आएगा फॉर्मूला। बोलिए समझ आ रहा है सभी को? ये इतना क्लियर है भाई? अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। अब मैं वर्टिकल की जगह करूँगा दूसरा वाला, कौन सा? इंक्लाइंड। दूसरा कर लीजिए आप इंक्लाइंड। इंक्लाइंड, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। इंक्लाइंड को हिंदी में क्या कहते हैं? आनत कह दीजिए या फिर नत कह दीजिए, या झुका हुआ। ठीक है, नत समतल सतह है। अब इसी को इंक्लाइंड बना दीजिए आप। जब इसको इंक्लाइंड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसको ऐसे बनाएंगे, तिरछा कर दीजिए इसको। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे लाइक डेट, इस तरह से। ठीक है, ऐसे। तो ये अभी क्या है? किसी एंगल पर झुका हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये थीटा एंगल पे यहाँ पर झुका हुआ है और ये पानी में डूबा है सरफेस, ऐसे। बोलिए समझ पा रहे हैं ना सभी? तो यहाँ पर फॉर्मूले बस थोड़े थोड़े चेंज होंगे। ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला सेम रहेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला बदलेगा। यहाँ तक सेम है, X बार प्लस IC अपॉन AX बार। इसमें इनटू में साइन स्क्वायर थीटा और आ जाएगा।
इस थीटा के कारण यहाँ पर क्या हो रहा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसमें इंक्लाइंड प्लेन में जो सेंटर ऑफ प्रेशर आता है एक्स बार प्लस आई सी अपॉन एक्स बार इंटू साइन स्क्वायर थीटा आता है। इन सब की टर्मोलॉजी आपको लिखवा देंगे, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, ये सब क्या है आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बोलिए इतना क्लियर सभी को, ये इंक्लाइंड प्लेन का हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तीसरा देखते हैं। अच्छा आप ये कहेंगे सर इंक्लाइंड प्लेन में तो आपने साइन स्क्वायर थीटा लगाया, वर्टिकल प्लेन में क्यों नहीं आया था? क्योंकि वर्टिकल प्लेन में थीटा बराबर हो जाता है 90 डिग्री। क्या हो जाता है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1 होती है। तो ये क्या हो जाता है वर्टिकल के केस में, ये वाला पोर्शन 1 हो जाता है, तो ये बचता है सिर्फ इतना वर्टिकल में। बोलिए क्लियर है? सॉरी, बोलिए क्लियर है? और सुबह से पढ़ा रहे हैं ना तो गले में दिक्कत हो रही थोड़ी सी, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब, ठीक है। हटाएं इसको। चलिए अब तीसरा देखिए, तीसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन तीसरा आ गया ना, यस तीसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, यानी कि हॉरिजॉन्टल का हिंदी होता है क्षैतिज, क्षैतिज समतल सतह। अब इस बार आपको क्षैतिज बनाना है, ना इंक्लाइन बनाना आपको, ना ही वर्टिकल बनाना। हॉरिजॉन्टल में क्षैतिज, जैसे पानी है पानी के ऊपर ही रख देना है ऐसे। तो यहाँ पर कैसा बनेगा ये, लाइक डेट मैं आपको इस तरह से बना के दिखा दे रहा हूँ, ऐसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल था, ठीक है ये वाला। तो इस केस में जो जी और पी होता है दोनों एक ही जगह होते हैं, जी और पी, जी भी यही होगा पी भी यही होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं यहाँ पर। तो डेट मीन्स क्या हो गया, जो एक्स बार है, एक्स बार तो हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका ये वाला, वो बराबर होता है एच स्टार के, दाब केंद्र के बराबर होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड है, तीनों के केस में सेम ही रहेगा। टोटल प्रेशर का एफ बराबर एक्स बार, ये चेंज होगा इसमें। वर्टिकल में आपने देखा क्या था, एच स्टार बराबर एक्स बार प्लस आई सी अपॉन एक्स बार था, इंक्लाइंड में साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हॉरिजॉन्टल के केस में थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकल में 90 डिग्री हो गया थीटा, हॉरिजॉन्टल में थीटा 0 डिग्री हो गया। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू बेटा, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब जब आप इस साइन थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 0, इस 0 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये भी 0 हो गया, मतलब ये पीछे वाला पूरा हो गया 0, 0 को हटा दिया। जब 0 को हटा दिया तो क्या बच गया आपका, आपका ये बच गया एच स्टार बराबर एक्स बार, और यही आप देख सकते हैं सामने आपके लिखा हुआ है। बोलिए क्लियर है, चीज़ें समझ आ रही है ना भाई, आसान है बिल्कुल। तो अब आपका ये थ्योरी पार्ट इसका कवर हो गया, ठीक है। इसमें थ्योरी पार्ट इतना ही था, अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, मैंने डेरिवेशंस को स्किप कर दिया। ये सब कैसे निकल के आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े डेरिवेशन है जो आपके लिए यूजफुल नहीं है अभी, तो इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया। बाकी आप फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, ठीक है। समझ आ गया सभी को? तो यहाँ पर आपको ये कंडीशंस भी याद रखनी है। सेंटर ऑफ प्रेशर वैसे तो नीचे होता है, लेकिन अगर बहुत अधिक गहराई में जाएँ तो क्या होगा, दोनों बराबर दूरी पर होते हैं, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे। एंड एक हॉरिजॉन्टल के केस में भी क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे होते हैं। इनके टर्म लिख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एफ लिखा है, एफ बराबर क्या है, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर बेटा हिंदी में साथ में बोलते जा रहे हैं हम, संपूर्ण दाब। स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट आपेक्षिक भार, हिंदी में आपेक्षिक भार। स्मॉल डब्ल्यू बराबर रोजी होता है, रोजी डेंसिटी इनटू ये एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और एक्स बार जो होता है, एक्स बार क्या है यहाँ पर, एक्स बार फ्री लिक्विड सरफेस से लेकर के और इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सी जी ऑफ, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस, क्या फ्री लिक्विड सरफेस, एफ एल एस लिख दिया मैंने, फुल फॉर्म क्या है, फ्री लिक्विड सरफेस टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी लिख दिया, ठीक है। याद रहेगा सबको, ये इन शॉर्ट लिख रहे हैं, जगह कम है इसलिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी कह दो या ऑफ सरफेस, एक ही मतलब है, ठीक है। ऑफ बॉडी लिख दीजिए, समझ पा रहे हैं। एक्स बार और क्या रह गया, एच स्टार सेंटर ऑफ प्रेशर हो गया। ये सेंटर ऑफ प्रेशर है फ्री लिक्विड सरफेस से, ये भी दूरी है फ्री लिक्विड सरफेस से लेके सेंटर ऑफ प्रेशर तक की डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस टू सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर, बस इतना ही।
बोलिए ये सभी टर्म समझ आ गए ना, हिंदी में आप लिख लेंगे, है ना। मुक्त द्रव सतह से लेकर के और बॉडी के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी तो x बार हो गई, और मुक्त द्रव सतह से लेकर के और दाब केंद्र तक की दूरी h स्टार हो गई। ठीक है, इन सबको नोट कीजिए। और अब ये टॉपिक आपका हो गया कवर। ठीक है, यही लास्ट टॉपिक था हमारा, ये कवर हो गया। अब इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझेंगे एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम एक टॉपिक और समझ लेंगे इसी में, सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर सम इम्पोर्टेंट सेक्शंस, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के लिए हम देखेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। और ये क्वेश्चन एज इट इज एसएससी जेईई एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसीलिए मैं आपको ये भी करा रहा हूँ। और ये आपके टॉपिक से ही रिलेटिव है, उससे आपका टॉपिक और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर सेक्शन समझेंगे, आयताकार काट। तो यहाँ पर जो सेक्शन हम करेंगे, किसी भी सेक्शन के लिए जो हम सेंटर ऑफ प्रेशर ज्ञात करेंगे, वो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे हम वर्टिकल कंडीशन में। कैसे होंगे? वर्टिकल कंडीशन में होंगे। एंड जितने भी सेक्शन हम देखेंगे, सभी सेक्शन ऊपर जो आपका फ्री लिक्विड सरफेस था ना, उससे जुड़े हुए होंगे। मतलब कहने का क्या है, जैसे यहाँ पर कह दिया हमने कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो आपको यहाँ पर तो दे दिया ये वाला क्या है, ये फ्री वाटर सरफेस है। यहाँ पर ये क्या है, फ्री वाटर सरफेस या फिर फ्री लिक्विड सरफेस। ये फ्री लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मुक्त द्रव सतह कह दीजिए। ठीक है, मुक्त द्रव सतह। तो इस मुक्त द्रव सतह से यहाँ से टच करता हुआ एक रेक्टेंगल बना हुआ है, एक आयत बना हुआ है, आयत। ठीक, इस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, एक आयत बना लिया। और ये जो रेक्टेंगल है ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये वाटर लेवल है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाटर लेवल है इस तरह से, यहाँ फ्री लिक्विड सरफेस है। तो जस्ट इसमें डूबा हुआ है और ऊपर वाले सतह से लेकर नीचे तक डूबा हुआ है, नीचे पानी है पूरे में। ठीक है, इसकी चौड़ाई सपोज b है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितनी है, b है। और इसकी जो गहराई है, ये वाली डेप्थ कह दीजिए आप इसको, ये d है, d या h कुछ भी कह सकते हैं, हम यहाँ पर d मान ले रहे हैं, सपोज d है। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं सभी, b और d है। हमें क्या निकालना है, हमें पता है इस बॉडी का एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता है मुझे, बिल्कुल बीच में होगी, g पॉइंट जो होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जिसे हम x बार बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए क्या बोलते हैं इसको, x बार। ठीक, एंड दूसरा हमें p आप सबको बताया था, सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा वो नीचे होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे होगा। और यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ प्रेशर, इसको हम बोल देंगे h स्टार बना करके ऐसे। ठीक है, h, समझ पा रहे हैं। हमें निकालना है क्या है, हमें सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, डेट मीन्स h स्टार की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं, लिख दीजिएगा यहाँ पर, चूंकि जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर हिंदी में कह देंगे दाब केंद्र, जो दाब केंद्र होता है h स्टार, इसका फॉर्मूला हमने जस्ट अभी आपको दिखाया था, क्या होता है, x बार प्लस में IC अपॉन में a x बार, यही बताया था आपको। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, इसमें साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि ये वर्टिकल कंडीशन में है। ठीक है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इसमें लेंगे नहीं। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी है, आप खुद बताइए, देखिए वैल्यू क्या क्या आएंगी। h स्टार इक्वल टू x बार की वैल्यू कितनी होगी, x बार यहाँ पर टोटल डेप्थ कितनी है, d है, तो x बार आधी दूरी पे होगा dy2, x बार की जगह पर dy2 रख दिया इस x बार के प्लेस पे, प्लस IC यानी सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें पता है इसका क्या होता है, क्या होता है, b d³ अपॉन में 12, ये हम सब ने पढ़ा है। बोलिए ये भी क्लियर है सभी को। अपॉन में a, एरिया कितना है इसका, एरिया आयताकार काट है, b इंटू डी हो जाएगा एरिया, b इंटू डी इसका एरिया हो गया, इंटू फिर से x बार की जो वैल्यू है वो d का आधा होगा। ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं, जस्ट मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि फ्यूचर में आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप निकाल सकें इनको ईजीली। तो यहाँ हो गया dy2 प्लस, अब देखो यहाँ कितना आएगा, इधर तो लिखा है कितना, ये b d³ अपॉन में 12, ये बड़े वाले अपॉन को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे आ जाएगा bd², कितना आ जाएगा bd²। ठीक है, तो एक तो b से b कैंसिल होगा, ये इससे ये 6 टाइम कटेगा, 6 टाइम, एंड इससे ये d² से 2 घात कम हो जाएंगे, ओनली d बचेगा। अब ये टोटल कट पिट के यहाँ से आप बताइए क्या आ गया,
यहाँ से जो आपको मिल गया इसकी वैल्यू एच की वैल्यू एच स्टार बराबर, ये तो dy2 था, इस साइड तो dy2 है, प्लस इधर क्या बचा, ऊपर d बचा, ऊपर d बचा और नीचे कितना बचा, ओनली 6, b कट गया तो सब कट गया, ओनली 6 बचा, नीचे ओनली 6। इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से हम, 6 एलसीएम आएगा, ये 3 बार जाएगा तो 3d हो गया, प्लस 1 बार जाएगा d हो गया, यह जाएगा 4d/6, 2 से काट दीजिए तो 2d/3, ठीक है। जो एच स्टार सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2d/3, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, यानी प्रेशर कितनी डिस्टेंस पे कार्य करेगा, तो ऊपर से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी, 2d/3 होगी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। बोलिए क्लियर है सभी को, ये बिल्कुल सिंपल है, निकाल लेंगे ना। ये आप ऑलरेडी जानते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर के अबाउट, तो इसकी जो सेंटर एक्सिस है ये वाली जी से होकर जो पास होगी यहाँ से सेंटर एक्सिस इस तरह से, तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होगी Ix हम सब जानते हैं BD की घात 3/12 होता है, ठीक है। x बार आपको बता ही रखा है, इसका आधा हो जाता है d का आधा d/2, बाकी एरिया जानते हैं BD होता है। उम्मीद है आप सब समझ पाए होंगे, सिंपल था बहुत ज़्यादा। अब मैं इसको रफ करके ट्रेंगुलर समझाता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बारी। चलिए अब दूसरा समझेंगे हम ट्रेंगुलर सेक्शन, यानी त्रिभुजाकार काट। ट्रेंगुलर सेक्शन मतलब त्रिभुजाकार काट। त्रिभुजाकार काट का डायग्राम हम दो तरह से बना सकते हैं, एक तो कैसे, एक तो हम इस तरह से बना सकते हैं, ये इस तरह से ऐसे करके ट्रायंगल बना सकते हैं। दूसरा हम यहाँ बना दे रहे हैं एक, दूसरा हम इस तरह से बना सकते हैं ऐसे, उसी को उल्टी साइड से, मतलब दो तरह से पॉसिबल है ट्रायंगुलर सेक्शन, ठीक है, इस तरह से। बोलिए क्लियर है ना, इतना समझ पा रहे हैं सभी। मैं दोनों ही आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा वाटर लेवल हो गया यहाँ पर, यस, ठीक है, इस तरह से फ्री लिक्विड सरफेस। पहले इसके लिए समझेंगे फिर इसके लिए। मैं बीच में लाइन खींच देता हूँ, दोनों के लिए मैं अलग अलग निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर बेस बी हो गया इसका, यहाँ से यहाँ तक, और डेप्थ को हमने सेम यहाँ पर डी मान रखा है। डेप्थ क्या है, ये डी है, ठीक है। इधर भी बेस आपका यहाँ पर बी हो गया, ऊपर दिखा देंगे इस बार बेस को, यहाँ से यहाँ तक बी है ये बेस, एंड जो डेप्थ है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, डी है, इसकी सीध में यहाँ तक स्मॉल डी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देन आफ्टर आप क्या दिखाएंगे, जो इसमें जो जी होगा, जी सेंटर ऑफ, जो जी है यहाँ पर वो यहाँ होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पी ऑलवेज टाइम नीचे ही होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ होगा, समझ पा रहे हैं। ये जी मतलब इस साइड से बेटा, इस साइड से जी, यहाँ से, ठीक है। फ्री लिक्विड सरफेस से सेंटर तक की जो दूरी होती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए क्या बोलते हैं इसे, इसे एक्स बार बोलते हैं, इसे एक्स बार बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली एक्स बार, ठीक है। सेम यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ कहीं अगर इसका सेंटर है यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये इसकी एक्स बार होगी। ध्यान से समझते चलेंगे, आप इजीली कर पाएंगे इनको, ठीक है। इंटरेस्टिंग पोर्शन है, इजीली समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ये जी है, जी, एंड सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ कहीं पी होगा, जो नीचे होगा पी, तो सेंटर ऑफ प्रेशर ये हो गया पी। इसको हम एच स्टार से डिनोट करते हैं, एच स्टार से, ठीक है। ये समझ आ रहा है भाई सभी को, बहुत बढ़िया। सेम यहाँ भी दिखा सकते हैं आप इसको इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, एच स्टार, ठीक है। अब वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, एच स्टार की वैल्यू। हमें फॉर्मूला याद है सभी को, सेंटर ऑफ प्रेशर लिख लीजिएगा इस तरह से, सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार इक्वल टू एक्स बार प्लस में आई सी, मतलब सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अपॉन में ए एक्स बार, ठीक है। यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए, यहाँ से आएगा एच स्टार इक्वल टू एक्स बार। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, एक्स बार। फॉर्मूला यहाँ भी यही रहेगा सेम, एच स्टार का जो फॉर्मूला हो गया वो यहाँ भी यही लगेगा, एक्स बार प्लस आई सी अपॉन में ए एक्स बार। द मेन थिंग इज क्या, कि जो यहाँ पर ये एक्स बार है, इस एक्स बार की वैल्यू क्या होगी।
हमने ट्रायंगल जो पढ़े हैं आप सब अच्छे से जानते हैं, इस तरह का ट्रायंगल हमने पढ़ रखा है। ये बी होता है, यहाँ पर हमारा एच होता था, यहाँ बेस की साइड से h/3 पर होता था सेंटर, इधर से b/3 और इधर से h/3 पर होता था बेस की साइड से। तो बेस की तरफ से अगर h/3 है तो दूसरी तरफ से 2h/3 बचा। यही तो हमने पढ़ा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैकेनिक्स में पढ़ा था, h/3 यानी बेस की तरफ से। तो यहाँ पर देखो इधर से बेस की तरफ से, तो इधर से तो हो गया ये h/3, तो इस साइड से कितना हो गया 2h/3। 2h की जगह यहाँ पर हमने d माना है, इसको डेप्थ को d, तो 2d/3। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? 2d/3 x बार की वैल्यू हो गई। इसको याद करना है आपको, आधार की तरफ से बेस की तरफ से होता है ये h/3 पर, यानी d/3 पर। अगर ये d है तो d/3 पर आधार की तरफ से। हमें चाहिए ऊपर की साइड से इधर को, तो 2d/3 बचा। समझ आ रहा है सभी को? अब IC की वैल्यू रखिए। ट्रेंगुलर सेक्शन के लिए सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वहां पर आपने 12 लिया था रेक्टेंगुलर में, यहाँ पर आप कितना लेंगे 36 लेंगे, ठीक है। d3/36 36 लेते हैं यहाँ। एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई की जगह हमने d ले रखा है, डेप्थ, ठीक है। x बार की वैल्यू, फिर से x बार की वैल्यू क्या है 2d/3। यहाँ तक समझ आया? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। देखिए 2d/3 तो ये है, प्लस से पहले इसको लिख दिया, प्लस लगाया। यहाँ देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, ऊपर तो है d3 अपॉन में नीचे 36, मल्टीप्लाई कर दीजिए इस बड़े वाले अपॉन को। तो देखो ये 2 से 2 तो आपको यहीं पे कैंसिल हो रहा है, ये 3 होगा, ये 3 जाएगा ऊपर और नीचे कितना आएगा ये वाला d और d करके d²। अब देखो कितनी बार कट गया यहाँ से, ये अब खुद देख लीजिए कितनी बार कैंसिल आउट होगा। इससे 36 से कितनी बार कटेगा, 3 × 3 3 दूनी 6, 12 बार कट गया। इधर सॉरी 2 पावर थी, इधर पावर 2 थी, तो b से b कैंसिल, यहाँ से ये पूरा कटेगा, केवल d टाइम, केवल d बचेगा, d/12 बच गया। क्या बच गया? d/12 बच गया ये वाला। तो अगर यहाँ तक दिख रहा हो तो आप लिख लीजिए 2d/3 और प्लस में इधर d/12। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिर्फ इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, इस साइड में इक्वल में LCM आएगा इसका 12, ये 3 से 4 बार डिवाइड होगा, 4 दूनी 8 हो गया, 8d प्लस में 12 से 1 बार गया ओनली d, तो ऊपर हो गया 9d/12। यहाँ से काटेंगे आप 3 से काट सकते हैं इसको, कितने से 3 से कट कर लीजिए। जब आप 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 3 × 3 = 3d और 3 × 4 = 12 अपॉन 4, 3d/4 कितना आया 3d/4 आया। इस वाले ट्रेंगल के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर H* की जो वैल्यू होगी। क्लियर? इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसे, यहाँ पर x बार क्या होगा, अभी हम x बार ये है यानी आधार की तरफ से ये, डेट मीन्स h/3 यानी d है तो d/3 पर होगा, प्लस i क्या होगा, i का फॉर्मूला सेम रहेगा d3 अपॉन में 36, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नीचे एरिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या गहराई, इंटू में एरिया के x बार की वैल्यू फिर से रखिए d/3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इधर आया कितना d/3 प्लस में इधर ये देखिए d3 अपॉन 36 मल्टीप्लाई, इसको करेंगे तो देखो bd² तो ऊपर है, 3 दूनी 6 हो गया, 6 तो ऊपर चला गया, ये bd² नीचे आ गया bd², ठीक है। ये 6 है तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 टाइम कटेगा, ठीक है। बाकी ये स्क्वायर था, बार बार क्यूब बन जा रहा है स्क्वायर, bd² से इसे काटेंगे तो 2 पावर यहाँ से खत्म, ओनली d बचेगा, d/6 बच गया, इधर d/3 इधर d/6, तो क्या गया यहाँ तक दिख जाएगा। इधर तो था आपका d/3, इधर बच गया d/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 आएगा LCM, यहाँ से 2 बार तो ऊपर हो गया 2d प्लस में इससे 1 बार d, तो कितना आ गया ये 3d/6, 2 टाइम कट गया तो d/2। इसमें सेंटर ऑफ प्रेशर कितना आ रहा है, ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये d/2 की डेप्थ का आधा होगा, ठीक है। ये डेप्थ का आधा, यहाँ से यहाँ तक जो आएगा d/2 आएगा। बोलिए क्लियर है सभी को? ये पहला आया 3d/4, दूसरा आया कितना d/2, वेरी गुड, यही आ रहा है, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए, ये डायग्राम अलग बना के कीजिएगा, इस डायग्राम को अलग से बना के करिएगा। उम्मीद है सब लोग कर लेंगे इसे। चलिए अब तीसरा देखते हैं, सर्कुलर सेक्शन। चलिए समझते हैं सर्कुलर सेक्शन यानी वृत्ताकार काट। डायग्राम मैंने थोड़ा सा पहले बना दिया जिससे और टाइम सेव हो सके हमारा।
यहाँ ये सर्कुलर सेक्शन बना हुआ है और ये क्या है, ये फ्री वाटर सरफेस या फिर फ्री लिक्विड सरफेस है, ये फ्री लिक्विड सरफेस है, ठीक है। यहाँ तक पानी था, ये पानी के अंदर डूबा हुआ है इस तरह से। यहाँ पर इसका सेंटर बिल्कुल बीच में होगा। सपोज आपने इसका डायामीटर, अब ये वृत्त है तो वृत्त का व्यास होता है, ठीक है। डायामीटर सपोज आपने डी मान रखा है, मैं इसको कैपिटल डी बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये डाया है, ठीक, कैपिटल डी मान लिया। यहाँ पर इसका हमने मान लिया क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पर जी, एंड सेंटर ऑफ प्रेशर इसके नीचे यहाँ पर है पी, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो दूरी होती है फ्री लिक्विड सरफेस से, इसको एक्स बार बोलते हैं, तो ये हमने क्या दिया, एक्स बार है। एंड जो नीचे तक की डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ प्रेशर तक की, ये वाली डिस्टेंस, इसको हमने क्या दिया, सपोज एच स्टार, जिससे भी आप डिनोट करना चाहें। ये हम एच स्टार से करते आ रहा था, हम एच स्टार से ही करेंगे, एच स्टार, बोलिए क्लियर। अब हमें यहाँ एच स्टार निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, लिख लीजिए सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी दाब केंद्र हमें निकालना है, दाब केंद्र। दाब केंद्र एच स्टार का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बार प्लस में आई सी अपॉन में ए इंटू एक्स बार, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ से तो क्या निकल के आएगा, एच स्टार इक्वल टू एक्स बार का फॉर्मूला। अब चूंकि एक्स बार हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, डेट मीन्स डायामीटर का आधा है ये, तो dy/2 कर देंगे इसे, ठीक है, प्लस आई हम सब जानते हैं, सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई डी की घात 4/64 होता है, ये हम सब ने पढ़ा है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। इसके बाद एरिया, सर्किल का एरिया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, या पाई आर स्क्वायर कह दो, आर की जगह dy/2 रखेंगे तब भी वैल्यू यही आएगी। इंटू में एक्स बार की वैल्यू फिर से dy/2 पुट कर दो, dy/2, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से एच स्टार इक्वल टू आ गया, इधर तो dy/2 है, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई डी की पावर 4/64 और मल्टीप्लाई में इसको उल्टा कर देंगे तो डी की घात 3 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 ऊपर, 8 ऊपर नीचे आ गया पाई और डी की पावर 3, बोलिए क्लियर है। यहाँ से आगे देखिए एच स्टार इक्वल टू, पहले तो पाई/2 है, प्लस इधर क्या बचेगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 पावर से 3 कट जाएगा, ओनली डी बचेगा, 8 से 8 बार कटेगा, ठीक है। तो इधर बच गया dy/8, यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए तो वैल्यू आ गई, ये तो 8, ये 4 बार 4d प्लस में ये d केवल एक बार, तो 5 टाइम, मतलब ये हो गया 5d/8, कितना आ गया 5d/8, जब इसका डाया कितना है d है, 5d/8। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे सभी, ठीक है। तो हो सके तो आप इन पांचों डायग्राम को एक पास बनाना, इस तरह से करना, ऐसे एक तरफ तो डायग्राम बना लेना इस तरह से, यहाँ तक रेक्टेंगल बना दिया, इधर इनके सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू लिख लेना COP, ठीक है। जैसे इसकी जो वैल्यू आई थी रेक्टेंगल की, क्या वैल्यू आई थी रेक्टेंगल की, 2d/3 जो भी आई थी, इधर डायग्राम बनाते जाना, इधर सेंटर ऑफ प्रेशर लिख देना, पांचों डायग्राम बना के पांचों वैल्यू को पुट कर लेना। तो इस तरह से एक जगह लिखी रहेंगी वैल्यूज, तो आप फ्यूचर में जब भी जेई की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प होगी। डायरेक्ट वैल्यू पूछता है ये वाली, ठीक है, एग्जाम में, प्री एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है, मैंने आपको निकाल के दिखा दी डिटेल में। इन्हें एक पास लिख करके अपने पास डेटा रख लेना, बाकी आपको यहाँ दिखाई दिया सब वैल्यूज को निकाल के। अब करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ और एक एक करके क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, दोनों लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन को लिखा है, बट उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दूं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 हमने इसलिए लिखा क्योंकि अब तक हम इस तीसरे चैप्टर के 9 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पिछले 3 पार्ट्स में, ठीक है। इसके हम ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर कर चुके थे पहले, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से क्लास को देखते आ रहे होंगे, जो नए हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट जब लेक्चर लिया था इसका, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया था, पास्कल के नियम पर आधारित एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, उसमें आपको फोर्स कैलकुलेट करना था। तो उस फोर्स की जो वैल्यू आ रही है ना आंसर, वो आंसर आ रहा है आपका पास्कल के नियम पर आधारित जो क्वेश्चन था, ठीक है। आप सबने किया होगा शायद, और किया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर 675 न्यूटन, कितना 675 न्यूटन आ रहा है होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किए थे, उनका आंसर सही है, ठीक है। बाकी आप मिला लीजिएगा,
आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे पिछले लेक्चर में तो आपको मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये जो सामने आपके क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं एक साथ, जिससे कि हम दोनों क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकें। ध्यान से समझेंगे आप, ठीक। पहले हिंदी में रीड करते हैं फिर इंग्लिश में। एक आयताकार समतल सतह 2 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। यह सतह पानी में ऊर्ध्वाधर स्थिति में है। समतल सतह पर संपूर्ण दाब और दाब केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। जबकि सतह का ऊपरी किनारा क्षैतिज स्थिति में है तथा ए पार्ट दे रखा है पानी की सतह संपाती है और बी पार्ट दे रखा है पानी की सतह से 2.5 मीटर नीचे है। ठीक है, मतलब समझिए। इंग्लिश में भी एक बार रीड कर दें। ए रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। मतलब कोई भी एक क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है, लाइक दैट। इस तरह से कोई रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है और ये 2 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर गहरा है। ठीक है, इसकी गहराई ज़्यादा है, इस तरह से है। सपोज कह दिया 2 मीटर तो चौड़ा था ये, और गहरा कितना है, यहाँ लिख देते हैं 3 मीटर गहरा है। इस तरह से 3 मीटर गहरा है, 2 मीटर चौड़ा है। समझ पा रहे हैं सभी? अब आगे पढ़िए क्या लिखा है इसमें। दिस सरफेस इज लोकेटेड वर्टिकली इन द वाटर। मतलब ये पानी में कैसे है, वर्टिकल रखा है। जब वर्टिकल रखा है तो हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, वर्टिकल वाला। हालांकि टोटल प्रेशर के फॉर्मूले तीनों सेम है, लेकिन जब हम सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे उसमें वर्टिकल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, फाइंड द टोटल प्रेशर। एक तो हमें टोटल प्रेशर फाइंड करना है, दूसरा हमें पोजीशन बतानी है सेंटर ऑफ प्रेशर की। ठीक है, 2 चीज़ इसमें हमें कैलकुलेट करनी है ऑन प्लेन सरफेस। व्हेन द एज ऑफ द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल। ये जो इसका किनारा है ना, इसकी जो एज है ये वाली कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, इस तरह से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इसकी एज है, एज कैसी है इसकी, हॉरिजॉन्टल है। एंड इसके 2 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट क्या लिखा है, ए में लिखा है कोइंसाइड्स विद वाटर सरफेस। मतलब ये जो एज है ना, ये वाटर सरफेस से मिल रही है। एक पार्ट में तो एक पार्ट तो दे दिया जिसमें क्या है, ये वाटर सरफेस से इसका जो किनारा है वो वाटर सरफेस से मिल रहा है, वाटर सरफेस से मिल रहा है। ठीक है, पार्ट ए में समझ पा रहे हैं। और पार्ट बी में क्या बोला है, इज 2.5 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। लाइक दैट ये वाटर सरफेस है, जैसे ये वाटर सरफेस है तो यहाँ से नीचे है, इस तरह से है। ये जो प्लेन सरफेस था ना, यह नीचे दे रखा है ऐसे। कितना नीचे है, ये जो वाटर सरफेस है ना, ये वाटर सरफेस इस तरह से, इस वाटर सरफेस से यहाँ से इसकी जो एज है, किनारा है ये वाला, यहाँ पर ये कितना नीचे दे रखा है डियर, ये क्वेश्चन में दे रखा है 2.5 मीटर बिलो। 2.5 मीटर नीचे है ये जो किनारा था। ये वाला बी पार्ट है, ये 2 मीटर चौड़ाई है, 3 मीटर गहराई है। बाकी सब सेम है यही चीज़, बस अंतर इतना है जो ए वाला क्वेश्चन है उसमें कह रखा है कि जो वाटर सरफेस है ना, इससे मिल रही है इसकी एज जो है, हॉरिजॉन्टल एज। एंड यहाँ पर दूसरे बी पार्ट में कह दिया कि 2.5 मीटर बिलो है वाटर सरफेस से, वाटर सरफेस से नीचे है 2.5 मीटर। ये 2 क्वेश्चन है। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ रहे होंगे। ठीक है, जो मैंने थ्योरी पार्ट था उसको डायग्राम में समझा दिया है आपको। तो अब चूंकि जगह कम है यहाँ, तो मुझे एक एक करके दोनों पार्ट को सॉल्व करना है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूँ और पार्ट ए आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो क्वेश्चन का, जिससे आप नोट कर सके अपनी फेयर में। चलिए, लिख लिया सभी ने। अब मैं इसको मिटाता हूँ और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए और तो कोई डेटा है नहीं, बस यही डेटा था, मैंने नोट कर दिया। समझिएगा, पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इसलिए अच्छे से समझना ताकि और क्वेश्चन आप इजीली कर पाएँ। ये वर्टिकल पोजीशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा भी था वर्टिकली। एक एक करके सॉल्व करेंगे दोनों को। मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट का ए, इसका 10th का ए, क्वेश्चन नंबर 10वें का ए सॉल्व कर रहे हैं हम। ए हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है पहले। तो टोटल प्रेशर
जब हम टोटल प्रेशर निकालेंगे तो फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा है, टोटल प्रेशर को एफ से डिनोट करते हैं और एफ बराबर वैक्स बार, स्मॉल डब्ल्यू ए एक्स बार। क्या हमें क्वेश्चन में स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है? नहीं दे रखा। तो स्मॉल डब्ल्यू का भी फार्मूला पुट कर दीजिए, ये तो हमारा मेन फार्मूला था। तो एफ बराबर फार्मूला हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू रो जी होता है, रो जी इंटू ए एक्स बार। अब एक एक करके सभी वैल्यूज को आप देखेंगे, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर आपसे कह रखा है ये जो है वाटर सरफेस है, डेट मीन्स यहाँ पर क्या है, नीचे यहाँ पर सब में वाटर भरा हुआ है, ये पानी है। तो जो प्रेशर लगा रहा है वो कौन लगा रहा है इस सरफेस पर? पानी तो प्रेशर लगा रहा है। तो हमें डेंसिटी पता होती है वाटर की, ठीक है। एक एक करके सभी डेटा लिखिएगा, मैं यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। डेंसिटी वाटर की हम जानते हैं 1000 होती है, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब में। जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.81 होता है इंटू एरिया, इस सरफेस का 2 गुणा 3 6 हो गया। एक्स बार की वैल्यू, एक्स बार देखिए कितना होगा, चूंकि इसकी चौड़ाई वाली एज है, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, टोटल डेप्थ यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 3 का आधा होगा एक्स बार। बोलिए होगा या नहीं? एक्स बार 3 का आधा होगा ना, यहाँ पर इसका जी है ये तो 3 का आधा होगा। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है ये वाला, तो ये 3 का आधा 1.5। हाँ जी, समझ पा रहे हैं? मैंने डायरेक्ट सारी वैल्यूज लिख दी। आप लिख सकते हैं अलग अलग टर्म में, डेंसिटी ऑफ वाटर यानी पानी का घनत्व रो बराबर 1000 kg पर मीटर क्यूब। फिर आप लिखेंगे गुरुत्व त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी बराबर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आप एरिया, क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सरफेस ए बराबर 6 मीटर स्क्वायर। देन आफ्टर फिर लिखेंगे आप एक्स बार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सरफेस एक्स बार इक्वल टू 1.5 मीटर। ऐसे सब अलग अलग निकाल के यहाँ पुट कर दीजिएगा, एग्जामिनेशन के लिए बता रहा है, बाकी तो आप यहाँ डायरेक्ट निकाल ही देंगे आंसर। तो एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए कैलकुलेटर से, क्या आ रही है वैल्यू इसकी, आपको निकाल के दिखाता हूँ। 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1.5 88,290। अब न्यूटन में इतना न्यूटन आ गया, ठीक है, एक बार चेक कर लें। 88,290, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ये टोटल प्रेशर आ गया। ये टोटल प्रेशर ए का भी आ गया, बी का भी, ठीक है। नहीं, बी का नहीं आया, बी का नहीं आया, बी का अलग आएगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे है। अभी ए का निकला सिर्फ, समझ आ गया इतना। इसके बाद इस ए वाले पार्ट का ही आगे करते हैं सॉल्व। अभी हमने ए का टोटल प्रेशर निकाल दिया, अब ए का निकालेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर यानी दाब केंद्र। दाब केंद्र का फॉर्मूला मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। एच स्टार इक्वल टू एक्स बार होता है प्लस में आई सी अपॉन ए इंटू एक्स बार होता है। सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, ठीक है, या आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं कैलकुलेशन, जैसे आपको सुटेबल लगे। वैल्यू आपके सामने है सभी। सेंटर ऑफ प्रेशर यानी ये पी यहाँ कहीं होगा, नीचे यहाँ कहीं मान लीजिएगा सेंटर ऑफ प्रेशर पी यहाँ होगा, और ये जो डिस्टेंस आप इधर दिखा दीजिएगा ये एच स्टार है। अगर डायग्राम में भी आपका दिखाने का मन है तो ठीक है, इस तरह से आप दिखा दीजिएगा। बोलिए क्लियर है? तो हम इस वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स बार चाहिए, या तो एक एक करके पहले वैल्यू अलग लिख लो। एक्स बार की वैल्यू कितनी आएगी? 1.5 मीटर। दूसरा फिर आई सी चाहिए। आई सी की वैल्यू फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बी डी की घात 3/12 होता है। तो बी की वैल्यू, चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है इसकी, 2। डी कितना था, 3 मीटर, 3 का स्क्वायर अपॉन 12। तो कितना हो गया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। 2 गुणा 3 का 3 की पावर 3 27 होता है, 3 3 होती 27। 2 गुणा 27 डिवाइड बाई 12, 4.5 मीटर में है ना, तो मीटर की पावर 4 आएगा। बोलिए क्लियर है इतना? बी डी की घात 3/12 हमने निकाल दिया। इसके बाद एरिया चाहिए इसमें हमें। एरिया 3 दूनी 6 हो गया, 2 मीटर गुणा 3 मीटर 6 हो जाएगा ना, 6 मीटर स्क्वायर। सभी वैल्यूज को यहाँ रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ से। एच स्टार इक्वल टू एक्स बार के प्लेस पर रखना है 1.5 रख दिया, प्लस आई सी के प्लेस पर 4.5 लिखना है, 4.5 लिख दिया, अपॉन में एरिया के प्लेस पर 6 लिखना है, गुणा एक्स बार के प्लेस पे एक्स बार की वैल्यू 1.5 लिखना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना, 1.5 तो उस साइड था, प्लस ये कितना है 4.5 को डिवाइड करना है कितने से, 6 गुणा ब्रैकेट में लिख के करना 1.5 ब्रैकेट बंद,
ठीक है, तो ये आ गया 0.5 और 1.5 मिला दीजिए, 2 मीटर आ गया, 2 मीटर आंसर। तो ये दोनों आंसर आ गए हमारे ए वाले पार्ट के। ठीक है, कितना आ रहा है, 2 मीटर, बिल्कुल सही है, एकदम राइट आंसर आया है। ठीक है, बोलिए क्लियर है सभी को ये। तो ये ए पार्ट हमारा सॉल्व हुआ है जब हमारा जो ये एज था ये वाटर सरफेस से कोइंसाइड हो रहा है, मतलब मिल रहा है। अब बात करते हैं बी वाले पार्ट की, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मैं बी वाला पार्ट समझाता हूँ। देखिए फॉर्मूला बी वाला करते हैं, टोटल प्रेशर बी का, इसी में करेक्शन करेंगे। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला सेम रहेगा, डब्ल्यू की जगह रो जी लिख दिया, ए एक्स बार। अब रो देखिए, यहाँ भी तो वाटर ही है, यहाँ भी पानी है सब जगह, ये भी तो पानी के अंदर ही डूबी हुई है, जो सतह है ये सरफेस है, ये भी वाटर के नीचे ही है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर वाटर भरा है सब में। तो यहाँ पर भी हमारी डेंसिटी सेम रहेगी 1000, जी की वैल्यू भी सेम रहेगी, एरिया भी सेम रहेगा 2 × 3, सरफेस का एरिया लेते हैं। एक्स बार की वैल्यू बदलेगी यहाँ पर। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ कहीं जी होगा, जी यहाँ कहीं तो होगा, ये इधर लिख देते हैं, जी यहाँ पर होगा। अब ये कितना होगा यहाँ पर, तो ये आपको बता चुके ऑलरेडी अभी, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू, इसका ये टोटल 3 मीटर है। आप खुद बताइए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना, 3 मीटर है, तो 3 का आधा हो गया 1.5 मीटर, हो गया ना, हो गया। लेकिन एक्स बार चाहिए हमें, और यहाँ जी से लेकर के और बिल्कुल ऊपर तक, यहाँ तक फ्री लिक्विड सरफेस तक, इसे हम एक्स बार कहते हैं, एक्स बार इसे तो कहते हैं। तो 2.5 मीटर ये और 1.5 मीटर ये, तो टोटल मिलकर कितना हो गया, बोलिए 2.5 मीटर और 1.5 मीटर, टोटल मिलके 2.5 और 1.5, 4 हो गया ना, 4। तो यहाँ पर चेंज होगी वैल्यू सिर्फ ये वाली, ये हो जाएगा 4 मीटर, एक्स बार के प्लेस पे 4 आ जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। बी में कितना था, समझ आ रहा है ना सभी को, 1000 × 9.81 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4, इस तरह से 23544 23544 यस, बिल्कुल राइट आंसर है, ये आ गया। ठीक, सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला सेम रहेगा, एक्स बार की वैल्यू 4 मीटर आई थी जस्ट अभी आपके सामने। ठीक है, आईसी का, आईसी तो हम इसी का निकालेंगे, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं, एरिया सेम, सब कुछ सेम, बस एक्स बार बदल दो। यहाँ कितना 4 मीटर, यहाँ भी कितना 4 मीटर, बाकी सब सेम। कैलकुलेट कीजिए इसे, तो देखिए ये तो 4 मीटर है, यहाँ पर 4.5 और डिवाइड करेंगे किससे, 6 × 4 से। ठीक है, 0 पॉइंट, देखिए कितना हो गया, ये जो वैल्यू आ रही है 0.1875 आ रही है वैल्यू। जब इसको आप 4 के साथ ऐड कर देंगे, इसमें +4 कर देंगे, तो 4.1875 मीटर होगा। कितना होगा, 4.1875 मीटर। आप खुद देख सकते हैं, P यहाँ भी नीचे ही आ रहा था, यहाँ भी नीचे ही आएगा, यहाँ भी तो P जो होगा पॉइंट P वो नीचे आएगा, बिकॉज आप देख पा रहे हैं 4 मीटर तो यहाँ ऊपर से लेके यहाँ तक हो जा रहा है, एक्स बार की वैल्यू 4 मीटर। अब ये जो है ये आपका एक्स स्टार जो आया है ये वाला, इस 4 मीटर से ज़्यादा ही तो है, और हमने देखा भी था हमेशा ये क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है। तो कितना आया है, 4.1875 मीटर, वेरी गुड, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं समझ आया होगा आप सभी को। ठीक है, आप अच्छे से इसको डायग्राम बना करके नोट कीजिएगा। मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश की है, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, तो मैं उसको आपको एक अलग से लेक्चर प्रोवाइड करके तब कराऊंगा। अभी हमारा ये 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर हो गए इस चैप्टर के, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन। अभी क्वांटिटी नहीं पता कितने क्वेश्चन है, देख लेंगे आगे जितने भी आएंगे सभी क्वेश्चन करेंगे इसके एक्सरसाइज वाले, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसका एक लेक्चर आपको मैं और प्रोवाइड करूंगा ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। देन आफ्टर हम मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कंटिन्यू करेंगे इसका। ठीक है, अब इसका तो रेगुलर चलेगा ही आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, रुकेगी नहीं क्लास। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।